जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। ये हमारा यूट्यूब चैनल हैंडल है @accuracy_IAS और यही हमारा टेलीग्राम का चैनल है। तो आज हम टॉपिक चालू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, 10th में है, 11th में है और 12th में है। ठीक है। तो ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट था। ये टॉपिक काफ़ी इजी है। इसमें आपको कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। ठीक है। तो जैसे इस टॉपिक में हम ज़्यादा फोकस करेंगे टर्म्स समझने में। इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। तो आपको टर्म्स को समझना है और उन टर्म्स को अप्लाई प्रॉपरली करना है। तो पहला तो हम जनरल टर्म्स देखने वाले हैं। तो जैसे ये वर्ड आपको मेंशन होगा बहुत बार, एक्सपेरिमेंट, आउटकम, ठीक है, इवेंट। तो ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? एक एक्शन होता है विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम। तो आप एक्सपेरिमेंट कोई भी लेते हो, जैसे आप कॉइन टॉस करने का एक्सपेरिमेंट लेते हो। जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा या उसका आउटकम क्या आएगा? अगर आपने कॉइन टॉस किया तो या तो आपके पास हेड आएगा या तो आपके पास टेल आएगा। तो ये कॉइन जो आप कर रहे हो टॉस, तो कॉइन टॉस का मीनिंग हो गया आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। और ये आपका हेड और टेल जो आएगा ये आपका हो गया आउटकम। तो आपको इन्हीं चीज़ों को ये अब रिपीटेडली देते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें बस इस चीज़ को याद रखना है कि एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्म है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है? आपको डेफिनाइट रिजल्ट मिलता है। डेफिनाइट रिजल्ट का मतलब क्या है? अगर आपने कॉइन टॉस करी तो आपको या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो आपको एक कंफर्म रिजल्ट मिलेगा, डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। जो आप कॉइन, कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे रेत में कॉइन ऐसी सीधी खड़ी हो जाती है, तो हमें उस चीज़ों को काउंट नहीं करना है। जब हम एक्सपेरिमेंट लेते हैं ना, उसमें हम इस तरीके की चीज़ें काउंट नहीं करते। ठीक है। अभी नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा रिजल्ट पॉसिबल है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या है? एक से ज़्यादा रिजल्ट पॉसिबल है और इसमें आप आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, कि जैसे आप कंफर्म नहीं बोल सकते हो कि यही मिलेगा। ठीक है। तो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास ऐसे एक बैग है और बैग में अलग अलग किस्म के बॉल्स है, अलग अलग कलर के। ठीक है। तो आप इसमें ऐसे गारंटेडली बता सकते हो क्या? मतलब आपको कौन सा बॉल निकलेगा इसमें से कब? ठीक है। तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। तो आपका इसमें रैंडमली आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट, आउटकम क्या होता है? आउटकम मतलब क्या है? किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। तो ये वर्ड बार बार यूज होने वाला है। तो आउटकम का मीनिंग होता है जो भी आपका रिजल्ट होगा। ठीक है। अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या होता है? अनबायस्ड, जैसे आप कॉइन टॉस करते हो तो उसमें हमेशा हेड आएगा क्या? नहीं आएगा, कि कभी कभी उसमें बीच में टेल भी आएगा। तो हेड भी आएगा, टेल भी आएगा। तो आपका एक्सपेरिमेंट हेड के लिए बायस्ड है क्या? नहीं है। तो ये आप जब कॉइन टॉस करते हो ये आपकी होगी अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट। क्यों? इसमें हेड भी पॉसिबल है, टेल भी पॉसिबल है और दोनों को इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इक्वली लाइकली आउटकम होता है। तो आपको इस वर्ड पे भी फोकस करना है, इक्वली लाइकली आउटकम। हम ज्यादातर प्रोबेबिलिटी में इसी तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम आते हैं। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा कॉइन के केस में। ठीक है। तो आपको इन वर्ड पे फोकस करना है। ठीक है। ये बेसिक मीनिंग है वर्ड्स के। ठीक है। तो हमें इसको बस अपने मतलब बैक ऑफ द माइंड रखना है, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई ज्यादा मतलब बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन आपको आइडिया होगी कि प्रोबेबिलिटी हम क्यों कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हम केवल उन्हीं चीजों की कर रहे हैं जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम आते हैं, जिसमें सबको बराबर का मौका मिलता है। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। बाद में हम इसका जो फॉर्मूला है वो भी देखेंगे और कुछ और कंसेप्ट भी देखेंगे जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल है। तो अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो हम उसको फेयर या अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट कंसिडर करेंगे। अब इसमें आपने रैंडम टॉस कर दिया
तो आपका क्या होगा, ये तो विदाउट बायस है और विदाउट इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो दो ही पॉसिबल वेज है, और क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और हम कौन सी साइड ले रहे हैं, देखो जनरली कॉइन को ऐसी दो साइड होती है, एक फ्रंट साइड है हेड वाली, दूसरी टेल है। तो हम जब इसको टॉस करते तो ये जब जमीन पे गिरेगा ना, तो जमीन पे हमें ऊपर की तरफ क्या दिखेगा, जैसे हम इधर से देख रहे हैं ऊपर से, तो हमें ऊपर की तरफ क्या दिखेगा, हम बस उतना ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में हम बस उतना ही चीज काउंट कर रहे हैं कि हमें जमीन के ऊपर क्या दिखेगा, क्या हम क्या ऑब्जर्व करने वाले। तो ये जो दो है पॉसिबल वेज, इनको ही हम आउटकम बताते हैं, ठीक है। और इनका क्या है, ये हेड और टेल इक्वली लाइकली है, मतलब दोनों को बराबर का चांस मिलता है। आपने बहुत सारे लोगों ने सांप सीढ़ी खेला होगा। सांप सीढ़ी में आप जो डाइस यूज करते हो या डाई यूज करते हो, उस पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। हम क्या करते हैं कि जब ये डाई हम फेंकते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, डाई इस तरीके से आपकी होगी, ठीक है। अगर आपकी डाई इस तरीके से होगी ये पूरी, तो हम क्या करते हैं, केवल हम जो ऊपर की तरफ जो नंबर आता है, जो ऊपर की तरफ यहाँ नंबर आता है, हम केवल उसको ही देखते हैं। तो हमें बस ऊपर से दिखने वाला नंबर ही लेना है। लेकिन डाई में टोटल नंबर कितने हैं आपके, डाई में आपके टोटल नंबर है आपके 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इक्वली लाइकली आउटकम वाले दो एग्जांपल। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये बैग है, ठीक है। तो बैग कंटेन 4 रेड बॉल और एक ब्लू बॉल है, ठीक है। अब जब 4 रेड बॉल है, तो आप ये तो मान लोगे कि रेड बॉल मिलने का चांस ज्यादा है। अब बैग में हाथ डालोगे, अगर 4 रेड बॉल है और एक ही ब्लू है, तो ज्यादा निकलने का चांस किसका है, रेड का है, क्योंकि उसका नंबर ज्यादा है। तो यहाँ पे रेड और ब्लू का आउटकम इक्वली लाइकली है क्या, नहीं है, तो ये नॉट इक्वली लाइकली। तो ऐसे केसेस में ये नॉट इक्वली लाइकली हो जाता है। लेकिन हाउएवर आउटकम ऑफ ड्रॉइंग, यहाँ पे देखो क्या है, बॉल ऑफ एनी कलर बिकम इक्वली लाइकली। क्यों, आप बैग में हाथ डालोगे, हर चीज क्या है, बॉल ही है, तो आप हाथ डालोगे तो बॉल मिलेगा। लेकिन अगर रेड और ब्लू कलर में आप जाओगे तो नॉट इक्वली लाइकली हो जाएगा। तो सारे एक्सपेरिमेंट में क्या है, सारे एक्सपेरिमेंट आपके इक्वली लाइकली आउटकम नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि हमें जो सॉल्व करना है, उसके लिए हम एजम्पशन कर रहे हैं कि सारे एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिलेगा, इक्वली लाइकली आउटकम मिलेगा। तो ये थियोरटिकल एजम्पशन है, इससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। और वैसे भी ये जो हमने थ्योरी सीखी है ना, ये आपको टर्मिनोलॉजी से आपको फ्रेंडली होने के लिए, कि इक्वली लाइकली आउटकम, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सैंपल स्पेस, यहाँ पे वर्ड सैंपल स्पेस दिया है, इसका एक दूसरा मीनिंग है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस का मीनिंग होता है, एक तो ये सेट है ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आप इसको मार्क कर लेना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो एक तो सेट बनाना है आपको जिसमें आपके ऑल पॉसिबल आउटकम आने हैं। तो ये इसको हम डिनोट करेंगे एस से, इसमें इसको हम डिनोट करेंगे एस से। तो देखो अभी हमने कॉइन टॉस किया, अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो आउटकम क्या आता है आपका, हेड, और दूसरा क्या आता है, टेल। तो इसको मैंने सेट लिखने के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। तो ये आपका हेड और टेल कॉइन टॉस करने का, तो इसको मैं किससे डिनोट करूंगा, एस से डिनोट करूंगा। तो ये हुआ मेरा सैंपल स्पेस कॉइन टॉस करने का। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे और एक सिंबल यूज किया है, एन यस। बाहर एन लिखा है, अंदर यस लिखा है। एन मतलब नंबर, एन का मतलब क्या है, नंबर। और यस का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस में कितने कितने आइटम है हमारे, देखो हेड एक आइटम काउंट होगा और टेल हमारा दूसरा आइटम काउंट होगा। तो टोटल आइटम कितने हैं, 2। तो हमें ये कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सैंपल स्पेस में ये सिंबॉलिकल लिखा आपने, एक हेड है एक टेल है, तो ये कितने आइटम बने आपके, 2 बने। तो हम हर हर एक आइटम को यहाँ पे कोमा कोमा से सेपरेट करते हैं। जब आप, तो ये जो एनएस है, एनएस को बोला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बोला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो हमें पहले एस निकालना है, फिर उसमें जितने एलिमेंट आते हैं उनको लिखना है, एन एस, ठीक है। अभी अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हो, तो 2 कॉइन टॉस करोगे तो क्या होगा, अगर फर्स्ट कॉइन है, अगर, और ये सेकंड कॉइन है,
अगर आपने फर्स्ट कॉइन टॉस करी उसमें हेड आया और आपने सेकंड कॉइन तभी हेड टॉस करी उसमें भी हेड आया, तो आपका पहला एलिमेंट क्या बनेगा, एच एच। अगर आपकी फर्स्ट कॉइन पे हेड आया दूसरे पे टेल आया, क्या बनेगा, एच टी। अगर पहले पे टेल आया दूसरे पे हेड आया तो बनेगा टी एच। इस पे भी टेल आया इस पे भी टेल आया, क्या बनेगा, टी टी। तो ये आपका बन गया, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। अगर आप दो बार कॉइन को टॉस करते हो तो ये आपका सैंपल स्पेस ऐसे बनेगा, एच एच कोमा एच टी कोमा टी एच कोमा टी टी। तो ये तो हो गया यस की वैल्यू। अब आपका उसमें एलिमेंट कितने हैं, ये एच एच एक साथ है, ठीक है, तो ये आएगा आपका 4, क्योंकि ये आप दोनों कॉइन टुगेदर है, साइमल्टेनियसली आप उसको ये कर रहे हो। तो आपके एलिमेंट कितने बनेंगे, 1 2 3 और 4 एलिमेंट बनेंगे आपके यहाँ पे। तो एनएस की वैल्यू बनी 4। तो मैं सैंपल स्पेस का स्पेसिफिकली मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि सैंपल स्पेस बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत कम होता है, प्रोबेबिलिटी में लॉजिकल ही ज्यादा है, या ये जो हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं यही ज्यादा है। अब आपके 3 कॉइन आप एक साथ टॉस करते हो, तो 3 कॉइन कैसे होगा, 1 2 3, ठीक है। अगर पहला हेड आता है दूसरे का भी हेड आता है एक साथ और तीसरे का भी हेड आता है, पहला एलिमेंट क्या बनेगा, एच एच एच। ऐसे ही आप क्या करोगे, अगर पहले दोनों का हेड आया और इसका समझो टेल आया तो क्या बनेगा, एच एच टी। अगर इसका हेड आया लेकिन इसका टेल आया, क्या बनेगा, एच टी एच। इसका हेड आया लेकिन इसका टी आया, क्या बनेगा, टी एच एच, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, इसका हेड और इन दोनों का टेल कर देंगे, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर आपका टी टी टी। तो 8 एलिमेंट बन जाते हैं यहाँ पे। तो देखो पहले सबका हेड आया था, बाद में क्या किया, किसी एक का टेल कर दिया, ठीक है, किसी एक का टेल कर दिया। ये देखो पहले 3 का किया, फिर 2 का किया, फिर 1 का किया, बाद में क्या किया, 2 का टेल किया, ठीक है, फिर वही 2 का टेल बनाया, उसका भी यहाँ पे 3 टाइप बना, फिर तीनों का टेल हो गया। तो ये कैसे बनेगा, तीनों का हेड तीनों का टेल एक बन गया है ये, फिर एक का टेल के 2 बन गए और ये 2 टेल के 3 बन गए। तो ये आपका सेट बन गया। अब इस सेट में एलिमेंट कितने हैं आपके, 8 एलिमेंट है। एच एच टी को एक एलिमेंट, एच 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 को 3 बार एच है उसको एक एलिमेंट लेना है, तो आपका एनएस बना 8। तो आपको इसमें ये सेट बनाना आपको ज्यादा जरूरी है। जब आप ये सेट बना लोगे ना तब आपको आगे का क्वेश्चन करना बहुत आसान जाएगा। अभी अगर आप कॉइन को 4 बार टॉस करते हो तो यहाँ पे और एक कॉइन ऐड हो जाएगी नंबर 4 वाली, तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। समझने के लिए आप देख लो, अगर एक बार कॉइन टॉस करी तो हमारा एनएस कितना आया था, एनएस आया था हमारा 2:1 आया था। 2 बार कॉइन टॉस करी तो हमारा एनएस कितना आया, 2:2 आया, मतलब 4 आया ना ये। अभी हमने 3 बार टॉस करी तो 2:3 आया, तो ये 8 आ गया। अभी हम 4 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, 2:4 आएगा, क्या आएगा, 16। ये आपको जो है ना यहाँ पे यस, देखो अभी आपको इसके लिए ये 2 चीजें बनानी आनी चाहिए। यस मतलब सैंपल स्पेस, मतलब टोटल, ये देखो ऑल पॉसिबल आउटकम, ये आपको बनाने हैं। और यस का मतलब क्या है आपका, एनएस का मतलब क्या है, उसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसका देखने वाले डाई वाला, जो आप मतलब लूडो खेलने में, सांप सीढ़ी खेलने में यूज करते हो। तो डाई में आपके 6 फेसेस होते हैं, जैसे ऐसे डॉट होता है ना, ये एक डॉट होता है, जैसे ऐसे डॉट होता है, फिर हर एक फेस पे अलग अलग डॉट होता है। तो अगर एक ही डाई है आपके पास, 1 डाई, तो उसके पास उसके ऊपर कितने नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही आपका हो गया सैंपल स्पेस। और इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें ये काउंट करोगे तो ये बन गए आपके 6 एलिमेंट बन गए। अगर आपने 2 डाइस को ले लिया तो 2 डाइस का आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, अगर नीचे है तो नहीं है, तो ठीक है, अभी मैं यहाँ का थोड़ा सा हटा देता हूं। अगर आप 2 डाइस यूज करते हो तो क्या होगा, देखो ये इस साइड में पहले डाई के नंबर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। इधर मैं दूसरे डाई के नंबर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। तो इधर आपका डाई 1 है, इधर आपका डाई 2 है इस साइड, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, अगर पहले डाई पे नंबर 1 आता है, ये नंबर 1 आ गया पहले डाई पे, तो दूसरे डाई पे कौन कौन आ सकता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो देखो मैंने क्या किया, पहले डाई का 1 फिक्स रखा है, पहले डाई का मैंने क्या किया 1 फिक्स रखा है, और दूसरे डाई का लिखा है 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसे कितने बन गए, ये 6 एलिमेंट बन गए। तो एक एलिमेंट को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1 1, पहले डाई का 1 दूसरे डाई का 1, ऐसे लिख रहा हूं। अब दूसरे डाई पे अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 के लिए भी ऐसे आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तीसरे डाई के लिए भी 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6। चौथे के लिए भी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो कितने एलिमेंट बन गए ऐसे टोटल, ये ऐसे बॉक्स कंसिडर करो कितने बन गए, 36 बन गए। ठीक है, अगर 3 डाई यूज करोगे, देखो पहले डाई के लिए क्या बना था, 6:1 आया था, दूसरे डाई के लिए आ गया 6:2। अगर 3 डाई यूज करोगे तो आएगा 6:3, तो आपका आएगा 216। आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कॉमन फॉर्मूला लिखा है। कॉइन में क्या था, 2:n था, मतलब 2:1 करोगे एक डाई के लिए ऐसे। ठीक है, या तो n की वैल्यू क्या है कि आपने कितने कॉइन यूज करी, मतलब 2 कॉइन या एक ही कॉइन को आपने कितनी बार उछाला है। और आपका आएगा डाई के लिए 6:1। इसमें n की वैल्यू वही है कि आपने कितने डाई यूज करे या कितनी बार एक ही डाई को आपने उछाला है। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है ना प्रोबेबिलिटी के लिए, वो है प्लेइंग कार्ड्स। तो जो आप पत्ते देखते हो ना, जो आप मतलब घर में खेलते हो ओकेजन के ऊपर वगैरह, तो उन पत्तों के ऊपर अभी प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है। और ये जो सैंपल स्पेस मैं बना रहा हूं ना, ये सैंपल स्पेस आपको बनाना आना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये सैंपल स्पेस आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको ये चीजें ओरली आनी चाहिए। ठीक है, अब ये प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड में टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, इसमें हम जोकर लेते नहीं है। ठीक है, अब 52 में क्या होता है, दो कैटेगरी होती है 52 में, एक होती है रेड, एक होती है ब्लैक। तो रेड में कितने होते हैं, 26 होते हैं, ब्लैक में कितने होते हैं, 26 होते हैं। फिर रेड के दो सब कैटेगरी बनते हैं, एक है हार्ट्स, एक है डायमंड। हार्ट में कितने आते हैं, 13, डायमंड में कितने आते हैं, 13। ब्लैक में कौन आता है, स्पेड और क्लब आता है। और फिर स्पेड में कितने हैं, 13 13। तो मेन देखो, पहला क्लासिफिकेशन है रेड ब्लैक, फिर है हार्ट डायमंड स्पेड और क्लब। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे एक हार्ट है, हार्ट में 13 पत्ते हैं, कैसे लिखोगे आप, एस से शुरुआत करते हो, एस, फिर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर आता है आपका जैक क्वीन और किंग, और इन तीनों को बोला जाता है आपका फेस कार्ड बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फेस कार्ड बोला जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, डायमंड में भी 13 पत्ते, सेम 13 पत्ते रहेंगे, एस से लेके आपका किंग तक आएगा। स्पेड में भी आपके 13 पत्ते हैं, एस से लेके किंग तक आएगा। एस में भी, सॉरी, इसमें क्लब में भी 13 है, एस से लेके किंग तक आएगा। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि आपके, अब आप इसका बना सकते हो, आपके टोटल एस कितने हैं, आपके एस 4 है, आपके जैक कितने हैं, 4 है, आपके क्वीन कितने हैं, 4 है, आपके किंग कितने हैं, 4 है। और फेस वाले कितने हैं, फेस वाले ये तीनों को फेस कहा जाता है, जैक क्वीन और किंग को। तो फेस वाले आपके कितने बन गए, 12। तो ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है, फेस वाले कितने बन गए आपके, 12 बन गए। ठीक है, तो ये आप लिख लेना चाहिए। तो हम इनका यूज आगे करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, हमें हमेशा सैंपल देखना है। तो हमारा पत्तों का सैंपल कितना बन जाता है, यस, मतलब हमारे टोटल है 52 कार्ड्स है, तो हमें वो 52 कार्ड के नियम यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते नहीं बैठेंगे, हम सीधा एनएस का वैल्यू लिखेंगे पत्तों के लिए। पत्तों के लिए एनएस का वैल्यू कितना आएगा, 52, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल 52 है। अब हम थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड सीखने वाले जिनका हमें यूज होगा प्रोबेबिलिटी में। तो एक तो हम टाइप ऑफ इवेंट्स देखने वाले हैं। तो इवेंट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड बार बार आएगा प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लेना। इवेंट का मतलब होता है इट इज अ सिंगल रिजल्ट। जैसे आपने कॉइन टॉस करी ना, तो कॉइन में अगर आपका हेड आता है, अगर वो पूछता है हेड कितनी बार आ रहा है, तो ये जो हेड है ये आपका इवेंट हो जाएगा।
अगर वो पूछता है टेल कितनी बार आएगा, तो ये आपका इवेंट हो गया टेल। ठीक है। सिमिलरली आपका अगर डाई के बारे में पूछता है और पूछता है कि अगर नंबर 3 कितनी बार आएगा, तो ये आपका नंबर 3 आने का इवेंट हो जाएगा। मतलब इवेंट मतलब क्या है कि कौन सा रिजल्ट। अब इक्वली लाइकली इवेंट का मीनिंग क्या होता है कि इनको इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलती है ऑकरेंस की। जैसे कॉइन है, कॉइन में हेड और टेल को बराबर से चांस मिलता है। कॉइन में आपका कॉइन में आपका हेड और टेल दोनों को बराबर से चांस मिलता है। वैसे आपका जो डाई है, डाई में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर है अलग अलग फेसेस पे, इन सबको बराबर का मौका मिलता है। ठीक है। इनका प्रोबेबिलिटी हम बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब क्या होता है कि इट इज एन इवेंट कंटेन ओनली वन सैंपल पॉइंट। उसमें एक ही सैंपल पॉइंट होना चाहिए। देखो हमने जो यस देखा है, यस को बोला जाता है सैंपल स्पेस। ठीक है। हमें क्या है, सिंगल सैंपल पॉइंट निकालो बोल रहा है, तो वो होगा सिंपल इवेंट। अब सैंपल स्पेस डाई के लिए क्या होता है, 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी अगर मैं इसमें से कोई भी सबसेट लूंगा, ठीक है, तो मेरा बनेगा सैंपल इवेंट। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे 2 नंबर चाहिए डाई पे, मुझे 2 नंबर चाहिए डाई पे, मुझे बताओ, तो ये मेरा इवेंट हो गया। ई क्या हो गया, मुझे 2 नंबर चाहिए, ये सेट है। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू, इसमें ई में कितने एलिमेंट है, ई में बस एक ही एलिमेंट है 2 नंबर का। ठीक है। तो ये आपका हो गया 1। तो सैंपल इवेंट में क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है। सैंपल इवेंट में क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, 2 और मोर इवेंट होते हैं। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, 2 या उससे ज्यादा इवेंट होते हैं। ठीक है। अब ये कंपाउंड इवेंट का मीनिंग क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इवेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में एक ही एलिमेंट था। अगर आपको कोई बोल देता कि डाई पे आपका जो नंबर है ना, लेस देन 6 आना चाहिए, अगर लेस देन 6 बोलता है, तो लेस देन 6 का मीनिंग क्या है कि आपको 6 के नीचे वाले लेने। अब 6 के नीचे कौन कौन आएगा आपका, 1 2 3 4 और 5। तो ये आपका हो गया। अगर मैं इसको नाम देता हूं, इस इवेंट को अगर मैं एफ से नाम देता हूं, तो एफ का वैल्यू हो गया सेट 1 2 3 4 5। देखो हम हमेशा जो इवेंट है उसको सेट में लिखते हैं, बाद में उसके अंदर कितने एलिमेंट है काउंट करेंगे। देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। तो हमारा जो नंबर है वो 5 है। तो ये कंपाउंड इवेंट बना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपके एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मीनिंग क्या होगा, अगर आपको कोई बोलेगा कि मेरे को एक डाई पे आप 7 नंबर ला के दिखाओ, मुझे बताओ डाई पे नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक। जब डाई पे 1 से लेके 6 तक ही प्रिंट किया, आप 7 ला सकते हो क्या, नहीं। तो 7 लाना इम्पॉसिबल है। तो 7 नहीं लेके आ सकते हो, तो ऐसे इवेंट का जो सेट बनेगा, अब जैसे इम्पॉसिबल इवेंट है, किसी ने बोला आपको 7 लेके आओ, उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं बनेगा। तो उस एलिमेंट को हम दिखाते हैं ऐसे, फाइव से दिखाते, फाइव। फाइव मतलब एम्प्टी। ठीक है। ये जो सिंबल है इसका मीनिंग है फाइव। अब मैंने इसी को यहां लिखा है E इज इक्वल टू 0। तो ये 0 से दिखाया हुआ है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो आपका हो गया 0 वैल्यू। अब आपका सर्टन इवेंट बोल रहा है। सर्टन का मतलब क्या होता है, आपको श्योर होना चाहिए ही होगा। अगर आपको कोई बोल देता है कि एक डाई पे आप 7 से छोटा नंबर निकाल के दिखाओ, मुझे बताओ 7 से छोटा कौन होता है, 7 से छोटा 6 होता है, 7 से छोटा 5 होता है, 7 से छोटा 4 होता है, 7 से छोटा 3 होता है, फिर 7 से छोटा 1 होता है, फिर 7 से छोटा 2 होता है। तो ये सारे नंबर आप तो डाई पे ला सकते हो, तो इसको आप बोलोगे श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। देखो ये अभी हम टर्म्स देख रहे हैं केवल। ठीक है। अभी हम टर्म्स देख रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। क्योंकि ये आपको तब समझ में आएगा, थोड़ा सा हम जब एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट।
उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यूनियन से। तो ये आपका यूनियन का सिंबल है, ऐसे यू लिखा है आधा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट में क्या है? द यूनियन ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी, मतलब दो अलग अलग इवेंट है, ठीक है। तो देखो मैंने जो बोल्ड किया है ना उसका ही मीनिंग होता है, नहीं तो आप यहाँ पे इस एंड का मीनिंग लगाओगे मत लगाना, ठीक है। अभी हम ये नहीं देख रहे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहे कि आप एंड और का डायरेक्ट मीनिंग लगा लो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग मीनिंग होता है। अब यूनियन ऑफ इवेंट ए एंड बी आप कैसे लिखोगे? ऑफ सैंपल स्पेस आपका ये बनेगा ए यूनियन बी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है आइदर ए और बी और बोथ टेक प्लेस। अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ए यूनियन बी, इसका मतलब ये होता है या तो ये इवेंट होगा या तो बी इवेंट होगा या तो दोनों इवेंट होंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने इन वर्ड्स को बोल्ड और अंडरलाइन किया हुआ है, तो इन्हीं वर्ड्स को आपको पढ़ना है मेन। बाद में होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? उसका सिंबल ऐसे है, उल्टा यू है, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी लोगे, इसका मीनिंग होता है बोथ ए और एंड बी टेक प्लेस। देखो ऊपर क्या था? ऊपर और में था, ठीक है। ऊपर मीनिंग क्या हो रहा था आपका? ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। देखो ऊपर मीनिंग क्या था यूनियन में? यूनियन में मीनिंग ये था और, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो दोनों होंगे। और इंटरसेक्शन में मीनिंग क्या होता है आपका? इंटरसेक्शन में आपका मीनिंग होता है कि ये दोनों होने चाहिए, बोथ ए एंड बी टेक प्लेस, मतलब वो दोनों साथ में होने चाहिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वर्ड है, इसका मीनिंग आप समझ लेना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब दो इवेंट है ए और बी, ठीक है, कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, वो एक साथ नहीं हो सकते, तब उनको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब क्या है? एक दूसरे को छोड़ देते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में नहीं जा सकते। अब आप अब देख लेना, हमारा इंटरसेक्शन का डेफिनेशन क्या था? इंटरसेक्शन में वो क्या होना चाहिए था? बोथ एक साथ होने चाहिए थे। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या है? एक साथ नहीं होने चाहिए। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको ये वर्ड दिया जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और आप फिर ये निकालने की कोशिश करते हो, आपको दिया है कि ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते, और आप जब ये वैल्यू निकालने जाओगे तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी? जब वो दोनों एक साथ जाने वाले नहीं है और आप एक साथ जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि हमने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा ही नहीं, तो वो मैच कितने होंगे फिर एक साल में? वो तो 0 मैच हो जाएंगे, तो ए और बी का इंटरसेक्शन आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस वर्ड पे आप फोकस करना और इस पे फोकस करना, और ये डेफिनेशन, ये जो सिंबल है, इसका मीनिंग पे फोकस करना, क्योंकि ये आगे जाके प्रॉब्लम में आपको लैंग्वेज में दिया जाएगा, लेकिन हमको ये अगर चीजें बताऊंगी ना दो, तो हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप ये मत कंसिडर करना इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच मत कंसिडर करना, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे सिंपल मैथ है ये। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मीनिंग क्या होता है? हमने ऊपर देखा है कि एक सैंपल स्पेस है हमारे पास, यस। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल ले लेते डायस का, डायस का एग्जांपल हमारा क्या था कि उसमें सब सेट बनता है हमारा 5 6, ठीक है। अगर मैं ए सेट बना देता हूं, मैं बोलता हूं ए सेट वो है जो 1 से लेके 3 वाले ही नंबर है, 1 2 और 3, और मैं बोल देता हूं जो बी सेट है, बी सेट है मेरा 4 5 6। अगर मैं इन दोनों सेट को एक साथ कर दूं, मैं ए और बी को एक साथ कर दूं, तो क्या बनेगा? अब देख लो, अगर मैं ए को और बी को एक साथ कर देता हूं, मतलब इनका यूनियन कर देता हूं, ए और बी का यूनियन कर देता हूं, ये ए यूनियन बी कर दिया मैंने, ए और बी को एक साथ लिखा, तो मेरे को क्या मिला? मेरे को यस मिला। तो ये वही बता रहा है, एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता है? दो इवेंट को एग्जॉस्टिव तभी बोला जाता है जब उनका यूनियन क्या देगा आपको? सैंपल स्पेस देगा। सैंपल स्पेस में क्या होता है? टोटल आता है, मतलब टोटल एलिमेंट,
और उसका ही हम छोटा सेट बनाते हैं, ए इवेंट, उसको सबसेट बोला जाता है। ठीक है, तो ए और बी का अगर यूनियन करोगे और सैंपल स्पेस देगा तो उसको एग्जॉस्टिव इवेंट बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इन वर्ड्स पे और इन मीनिंग के ऊपर फोकस करना है। तो ये जो तीन आपको दिए ना यहाँ पे, यूनियन, इंटरसेक्शन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड का मीनिंग आप एग्जैक्टली याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट। देखो ये आपका आ गया। ठीक है, आपका है नेक्स्ट इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का तो मीनिंग मालूम है आपको कि एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ए और बी को तब आप इंडिपेंडेंट बोलोगे जब उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखना है। देखो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें उसका मतलब एक जनरल फॉर्मूला बना के उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे बाद में हम। पहला है आपका एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। देखो हम दो वर्ड देख रहे हैं, एक तो है एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और दूसरी है थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। देखो दोनों का डेफिनेशन लगभग एक ही है, कोई अलग नहीं है। एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी किसी इवेंट की, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो डिवाइडर में आप लिखोगे टोटल ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपका डिवीजन में आ जाएगा, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर, तो आपका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, टोटल बनेगा। आपने समझो जितनी बार भी टॉस किया आपको टोटल नीचे आएगा, और आपका ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपेंड। अगर आप कॉइन टॉस कर रहे थे तो कॉइन में क्या होता है, आपका आपका टोटल आता है, आपका हेड कॉमा टेल आता है, और आपको बोलता है केवल हेड निकालो। अगर आपका इवेंट बोलता है आपको हेड निकालो, तो ऊपर क्या आएगा, हेड आएगा, और नीचे दोनों आएगा, हेड और टेल। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल में आप क्या लिखते हो, ऊपर नंबर ऑफ ट्रायल किसके, इवेंट के, और नीचे टोटल लिखते हो। सिमिलरली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आप ऊपर लिखते हो आउटकम किसके, इवेंट के, और नीचे लिखते हो ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल का भी मीनिंग क्या हो गया आपका, टोटल। देखो यहाँ पे ट्रायल, आउटकम, कोई भी वर्ड यूज करो, ऊपर किसका आना है, इवेंट का आना है, नीचे टोटल आना है। तो दोनों डेफिनेशन एक ही है, दोनों डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसी डेफिनेशन को यूज करना है। अगर हम सैंपल स्पेस वाले डेफिनेशन में से जाए हम, तो ये तो आपको याद रखना है, आउटकम हम इक्वली लाइकली ही एज्यूम कर रहे हैं। अगर हम सैंपल स्पेस वाले डेफिनेशन में जाते, अब इसी डेफिनेशन को हम सैंपल स्पेस वाले में पुट करने वाले हैं। ठीक है, हमारा क्या है डेफिनेशन, हमारा प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, ऊपर आएगा आपका आउटकम आएगा किसका, इवेंट का, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट। ठीक है, और नीचे आएगा आपका ऑल या फिर आपका टोटल आउटकम आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ हमारा टोटल एलिमेंट कौन देता है, हमारा टोटल एलिमेंट देता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में हम क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं। सैंपल स्पेस में हम क्या लिखते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम। तो हमारा डिनोमिनेटर में कौन आना है, सैंपल स्पेस। लेकिन सैंपल स्पेस को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, नहीं। सैंपल स्पेस में हम कैसे लिखते हैं, सैंपल स्पेस में हम एच कॉमा टी या ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं ना हम, तो ये हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। हमें क्या लिखना पड़ता है, सैंपल स्पेस का एनएस लिखना पड़ता है। एनएस मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर आप कॉइन लोगे तो कॉइन के लिए एलिमेंट कितने आएंगे, आपके 2 आएंगे, हेड और टेल। और अगर डाई लोगे तो डाई के लिए कितने आएंगे, आपके 6 आएंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा एनएस। तो हमारा डिवीजन में हम किसको लिखेंगे, हमेशा डिवीजन में हमको लिखना पड़ेगा एनएस को। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है डिवीजन में। और ऊपर क्या आएगा, ई आपका इवेंट है, तो आपको ई को कैसे, ई का भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना पड़ेगा, तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऊपर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला हमें आगे यूज करना है। ठीक है, और यही फॉर्मूला है, मतलब जो ऊपर फॉर्मूला दिया है वो तीनों फॉर्मूले एक ही है, बस तीनों फॉर्मूले में वर्डिंग थोड़ा अलग अलग किया हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला एक तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है,
आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस, ऊपर है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आप चाहिए तो इसको समझने के लिए वही फॉर्मूला यहां पे आप लिख सकते हो, ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, और ऊपर आएगा आपका नंबर ऑफ आउटकम, इसके लिए ऑफ इवेंट ई। ये इवेंट में हम अलग अलग अल्फाबेट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक प्रोसेस बना लेंगे जैसे हमने इसमें बनाया था परमुटेशन में। तो आप पहला स्टेप क्या करोगे, आपको सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। तो आपने सैंपल स्पेस बनाया, फिर उसमें के नंबर ऑफ एलिमेंट आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपकी डाई की सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, या आपने डाई की सैंपल स्पेस लिखी, तो डाई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये देखो, ये ऐसे काउंट करना पड़ेगा। ये आपके कॉमा कॉमा दिया ना आपने बीच में, तो ये कॉमा, ये एक एक एलिमेंट हो जाएंगे, ऐसे 6 एलिमेंट है। तो ये आपका एनएस हो गया 6। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इवेंट दिया जाएगा, आपको एक इवेंट दिया जाएगा, तो इवेंट का आपको आउटकम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम इवेंट जो ई ले रहे थे उसकी जगह हमने दूसरा अल्फाबेट यूज किया ए, तो आपको पहले ए का सेट निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोल देता हूं कि डाई पे आपका नंबर 2 आना चाहिए, तो मुझे बताओ नंबर 2 आने का कितना चांस है। इसमें देखो ये 6 है, 6 में से नंबर 2 किस पे है, एक पे ही है। तो आपका नंबर 2 वाला सेट बनेगा ए, अच्छा आएगा आपका ब्रैकेट में 2। अब मुझे बताओ ए में कितने एलिमेंट है, ये एन, एन का मतलब होता है नंबर। अब ए में कितने नंबर, कितने एलिमेंट लिखा है आपने, केवल 2 लिखा है, तो वो हो गया आपका 1। आपका प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, आप लिखोगे पी ए, पी ए मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ऊपर लिखोगे एन ए, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और नीचे लिखोगे एन एस। ठीक है, एन एस का मतलब क्या होगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे आज, और ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें मैं डिटेल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। अभी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें आपको मिलेगा हेड व्हेन कॉइन टॉस्ड वंस। तो कॉइन को आपने एक बार ही उछाला है, इतना ही प्रॉब्लम है। ये आगे का दूसरा पार्ट है, दूसरा हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं ऑल पॉसिबल आउटकम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यस से। ये मैं नोट्स में बाद में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यस से। यस का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस। समझने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे हेड कोमा टेल, तो एच कोमा टी। अब मुझे बताओ आपके कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, एच और टी कितने हो गए, 2 हो गए। अब आपको पूछ रहा है आपका जो इवेंट है, आपका इवेंट क्या दिया है, इवेंट आपको दिया है कि आपको हेड आना चाहिए। तो आपने इवेंट का स्पेस बना, सेट बना लिया, क्या आ गया आपका हेड। तो इवेंट में कितने आपके आउटकम है, एक ही है, तो उसको लिखोगे आप यानी से, यानी से। अब मैंने आपको समझने के लिए लिखा है यहाँ पे P इज इक्वल टू P ब्रैकेट में हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब वही फॉर्मूला मैंने डिटेल में लिखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई। यहाँ पे ई लिखा है तो ये इवेंट है आपका। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखो, आपको बार बार इतना लंबा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें इसका इवेंट का कितना आया था, हेड का 1 आया था, और टोटल कितना था हमारा, 2 था। आप अगर ये फॉर्मूला भी यूज रख लेते, मतलब ध्यान में कि ऊपर आप एन ई बना लेते, नीचे आप एन एस बना लेते, आपको यस बता है, ई बता है, तो आप आराम से मतलब सिंबॉलिकली उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि टेल का प्रोबेबिलिटी निकालो अलग से। अब देखो, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल में बना रहा हूं, क्या आएगा, नंबर ऑफ आउटकम। अभी आपका इवेंट यहां पे ई की जगह क्या बनेगा, एफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहां एफ लिखा है। या फिर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, नीचे का तो सेम रहेगा ऑल। देखो, अब टेल भी कितना है आपका, अगर एफ का मैं सेट बनाता हूं तो टेल भी कितनी बार आता है, एक बार ही आता है। तो आपका एन एफ कितना होगा, 1 होगा। तो वही फॉर्मूला आएगा आपका। फॉर्मूला क्या था आपका, नीचे तो हमेशा एन एस रहेगा, ऊपर अभी हमने एफ लिया तो एन एफ कर देंगे। तो 1 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 2, तो ये डिवीजन में है 1/2। अब देखो, अगर आप ये हेड वाला प्रोबेबिलिटी और टेल वाली प्रोबेबिलिटी का एडिशन करते हो,
हेड वाले का 1/2 था, टेल वाले का 1/2 था, 2/2 हो गया इज इक्वल टू 1। मतलब जितने एलिमेंट थे हमारे पास, कितने एलिमेंट थे इसमें, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, अगर सबका प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालेंगे और उसका एडिशन करेंगे तो फाइनल प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 जाता है। ठीक है, अभी सिमिलरली हम क्या करने वाले, एक क्वेश्चन देखने वाले बैग का। बैग कंटेन रेड बॉल, देखो एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक येलो बॉल है और सारी सेम साइज की है। ये कृतिका वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी आपको येलो बॉल की निकालनी है, रेड बॉल की निकालनी है, ब्लू बॉल की निकालनी है। तो पहला तो चीज ये है कि हमारा ये बनेगा यस। यस का मतलब सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में आपको कौन कौन सी बॉल दी है, एक रेड बॉल, एक ब्लू बॉल, एक येलो बॉल। तो आर बी वाई कितने हो गए टोटल, ये आप लिखोगे इसको, ये एस हो गया, आप एनएस लिखोगे, एनएस कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। आपको अब येलो का निकालना है। येलो के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आपका आउटकम यहाँ पे आएगा येलो और आपका नीचे आएगा ऑल। मुझे बताओ ये तीनों में येलो बॉल कितनी है, एक ही येलो बॉल है और टोटल कितनी है 3। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो हो गया 1/3। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप ये आप चाहते तो जैसे पहले सेट बना लेते येलो का। देखो येलो का आपका, येलो के लिए हम इवेंट ई नाम देते तो हमारा सेट बन जाता वाई वाला, येलो वाला। तो फिर बाद में आप इसको नंबर लिखना पड़ता, एन ई कितना है, एक ही है। तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाता है एन ई बाय एन एस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो येलो का 1 है, टोटल 3 है। हमेशा ध्यान में रखना नीचे टोटल नंबर आएगा। ठीक है, अब रेड के केस में भी क्या है, रेड भी एक ही है और टोटल 3 है, तो रेड का भी 1/3 आएगा। ब्लू का भी आप क्या करोगे, ब्लू भी बॉल एक ही है और टोटल 3 है, तो 1/3। अगर आप रेड का, ब्लू का, येलो का सबका एडिशन करोगे 1/3 1/3 1/3, तो फाइनल आंसर कितना आना है, 1 आना है, जो हमने ऊपर बोला था। ठीक है, अभी यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट किसको बोला जाता है, जिसमें एक ही आउटकम होता है, जिसमें एक ही आउटकम होता है। आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, पहला वाला एग्जाम्पल जिसमें हमने हेड यूज किया था और टेल यूज किया था। ये हेड का प्रोबेबिलिटी है और ये टेल का प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं दोनों का एडिशन कर देता हूं, आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, और एग्जाम्पल 2 में हमने क्या देखा था, येलो, ब्लू और रेड। ये येलो का प्रोबेबिलिटी, रेड का प्रोबेबिलिटी और ब्लू का प्रोबेबिलिटी क्या था, 1/3 1/3 1/3। अगर एडिशन कर दूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको यहां पे एक चीज ये मिली है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। और ये हमेशा सच होगा। अगर आप एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, जैसे एलिमेंट्री इवेंट में क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है। जैसे हमने हेड को सिलेक्ट किया था, तो हेड अगर सिलेक्ट करोगे केवल तो एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। तो एलिमेंट, सारे एलिमेंट्री इवेंट का एडिशन करते हो प्रोबेबिलिटी का, तो उसका आंसर 1 आता है। तो ये जनरल रिजल्ट है। ठीक है, मैं जानता हूं कि ये लेक्चर शायद आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली आसान है। इसमें आपको थोड़ा सा लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, उस वर्ड्स के कुछ मीनिंग है, उन मीनिंग को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और अभी हम जितना हो सके ना, मैं मतलब नोट्स को इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो जो बड़ा फॉर्मूला है वो आपको भी मतलब बार बार लिखने में आपको भी लेंदी हो जाएगा। तो हम इस तरीके से बनाएंगे। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू, या आप एन को रीड करोगे नंबर, और ये आपका ब्रैकेट है ऑफ, ठीक है, ऑफ इवेंट ई, और ये आएगा आपका नंबर, ये आपका यस सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हमें बस वो नंबर्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। अभी प्रोबेबिलिटी का हमने केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी देखा है, अभी हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं चालू करे, तो प्रोबेबिलिटी का हम चालू करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेशन नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी में कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितना लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी में केवल थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़े से टर्म्स है,
अगर आप उनके एग्जैक्ट मीनिंग याद कर लेते हो तो आपको यूज भी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस, ठीक है, उसके एलिमेंट निकालना जो नंबर है। उसके बाद हमें जो भी इवेंट दिया जाएगा तो हमें इवेंट इसी सैंपल स्पेस से बनाना पड़ता है। उस कंडीशन को आपको उसका सेट बनाना पड़ेगा इवेंट का, फिर उसमें कितने एलिमेंट आएंगे हमें उनको देखना पड़ेगा। और कुछ और डेफिनेशन आने वाले हैं जो प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड ही है, जिनका भी एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो आप इनको थोड़ा याद करना, थोड़ा फोकस देके इसको हर चीज को समझना, क्योंकि एक बार आप समझ जाते हो, प्रैक्टिस कर जाते हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, बहुत इजीली नंबर आ जाता है, ठीक है। अगर बहुत लोगों को जैसे नोट्स नहीं मिल रहा होगा तो पीडीएफ नोट्स आपका टेलीग्राम चैनल पे है, और टेलीग्राम चैनल हमारा यही है accuracy_is, और यही हमारा यूट्यूब चैनल है। तो अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर देना, अपने दोस्तों को इनवाइट कर देना। और मैंने अभी जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो हमारा पूरा नोट्स है, तो उसको मैंने इमेज रनर पे एज मतलब सैंपल रख दिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि इमेज रनर एक वेल नोन जेरोक्स शॉप है ORN में, तो आप चाहिए तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हो, जिसमें पूरा सॉल्व वे में रखा हुआ है। तो सीसैट मैं आपको पूरा सॉल्व ही दे रहा हूं, तो आप उसका लोड मत लेना। और मैं आपको डेली जितना पढ़ाता हूं ना, आप उसको डेली का डेली कवर करो तो आपका बेटर होगा। मैंने आपको पहले भी बोला था बीच बीच में मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स एक जगह पे नहीं है। और जैसे कि अभी हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पे मेंशन है। प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी में मेंशनड है, 10th में एक टॉपिक है, 11th में एक टॉपिक है, और 12th में एक टॉपिक है। प्लस हम इसके पीवाईक्यू करने वाले हैं, प्लस जो सीसैट की बुक है डिफरेंट डिफरेंट मतलब मार्केट में, उसमें से भी हम करने वाले हैं। तो आप ये समझ लेना प्रोबेबिलिटी थोड़ा कवर करने में ज्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि इसमें कंटेंट फैला हुआ है। और जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बाद मैं नोट्स रीअरेंज कर देता हूँ, मतलब जैसे लॉजिकली वो रीअरेंज हो जाएगा। तो आप बस वीडियो देख लेना, तभी के तभी आप कंसेप्ट प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना। और इसके क्वेश्चन के आंसर मुंह जबानी भी आ जाते हैं। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि हमें देखो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि अगर मैं किसी को सीसैट पढ़ा रहा हूं और मैं उसको शॉर्टकट में पढ़ा दूं और वो अगर एग्जाम ना क्लियर कर पाए तो बाद में आगे जाके मेरे को गालियां दे कि इस बंदे ने मेरे को ढंग से नहीं पढ़ाया था। क्योंकि मैंने जैसे जब मैंने सीसैट पढ़ाना चालू किया तभी मतलब मेरे को कुछ स्टूडेंट ने रिव्यू दिया है कि जैसे उन्होंने लास्ट ईयर कुछ यूट्यूबर को फॉलो किया सीसैट के लिए, तो मतलब ऐसा होता है कि बहुत बार टॉपिक कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम पास होता है। या जैसे मतलब ये होता है कि सारे टाइप कवर नहीं करते हैं, और ऐसे होता है कि मतलब कोर्स चालू करके कंप्लीट नहीं करते, तो ऐसे बहुत सारे इशू आते हैं। और ऐसे होता है कि फिर स्टूडेंट मतलब उनको फॉलो करता है, उनको व्यूज मिल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट का एग्जाम नहीं निकलता है। तो मेरा सीसैट पढ़ाने का मेन इंटेंशन ये है कि अगर आप मेरे टीचिंग को फॉलो करते हो और उसके बाद आप अगर एग्जाम में बैठते हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एग्जाम क्वालिफाई करो, ठीक है। ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना ही मैं खुद का टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा इंटेंट यही है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ाता हूँ। तो आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी IAS। कोई इशू होगा तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट में कर सकते हो, या फिर जैसे टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो।